डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपन आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में अपन आरपीएससी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड उनके अपन पीवाईक्यू सॉल्यूशन ले रहे थे विद डिटेल में। अपन आरपीएससी केमिस्ट्री एग्जाम में पार्ट 4 तक अपन के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन पार्ट 5 में जो पार्ट जो उसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम जसवंत है। आज अपन आरपीएससी केमिस्ट्री एग्जाम के पार्ट 5 में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इन कॉलम फर्स्ट जियोमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन इन कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड सम एग्जांपल्स आर गिवन मैच द कॉलम फर्स्ट अप्रोप्रिएट मैच द कॉलम सेकंड। ये बोल रहा है मैचिंग, मतलब ये मैच करवाने को बोल रहा है। कॉलम फर्स्ट को आपको किससे मैच करना है? कॉलम फर्स्ट को आपको कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट कॉलम में जियोमेट्रिक ऑपरेशन दे रखे हैं और सेकंड में आपको क्या दे रखे? सम एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये बोल रहा है कि ट्राइगोनल प्लेनर किसकी शेप होएगी, टेट्राहेड्रल किसकी होएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किसकी होएगी। तो अपन एक एक को लेके स्टार्ट करते हैं, एक एक को अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला है ये एस एफ सिक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। SF6 एपेक्स, इसमें हाइब्रिडाइजेशन वाली वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सल्फर में कितने हो गए? 6। उसके बाद मोनो एटॉमिक एटम से फ्लोरीन मोनो एटॉमिक, इसमें मोनो एटॉमिक एटम है और फ्लोरीन कितने हैं? 6 है। तो डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया? 12/2, यानी कि 6 का आ गया sp3d2। ठीक है, sp3d2 SF6 में इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? जियोमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाइडल। तो SF6 के साथ कौन मैच होएगा? ऑक्टाइडल। तो अपना SF6 एक आ रहा है फोर्थ, आपको फोर्थ मैच करना है। फोर्थ के साथ क्या आ रहा है? ए। तो देखो, एक को सॉल्व करते ही आपका एग्जांपल और आंसर हो गया। जैसे ये ए फोर्थ, ए में एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन एक सिंगल को सॉल्व करने से भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बाकी जो ऑप्शन है उनको सॉल्व करके देखिए। जैसे अपना ऑप्शन तो फोर्थ से ही होने वाला है। उसके बाद जैसे टेट्राहेड्रल किसकी होने वाली है? तो जैसे ये CH4 है, CH4, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 4 का हो गया sp3। तो sp3 का क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो आप इसको मैच कराइए इसके साथ। और ट्राइगोनल प्लेनर कौन सी होगी? BF3 की होने वाली है। आप ये चेक कीजिए। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किसकी होगी? PCl5 की हो जाएगी। ठीक है, चलो ये फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम। क्या पूछ रहा है? वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम। तो वेनेडियम का परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है अपना? 23। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम 21, 22, 23। ठीक है, तो 23। हमेशा क्या क्रोमियम का पूछता है? जो क्रोमियम के लिए जैसे आपने देखा होगा 3d5 4s1, क्रोमियम के लिए पूछता है। तो आपको क्या इसके लिए किस बार क्या पूछा है? वेनेडियम पूछा है। तो आपको पता है 3D सीरीज तो 3D और 4s तो आना ही है। 4s आना है, तो 4s में तो 2 आना है। 3D के बाद क्या बच गया? 3D1 बच गया। टोटल 23 तो है। 3D5, 3D1, 4s2। तो ये वाला ऑप्शन आपका किस में होने वाला है? ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3D5, नहीं 3D, ये गलत है। 3D3 आएगा, 3D3 4s2, क्योंकि वेनेडियम के डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो वेनेडियम 23 है ना, तो डी इलेक्ट्रॉन 23, तो 3D3 4s2, ये वाला ऑप्शन अपना फोर्थ सही होगा। ठीक है, 3D1 नहीं आएगा, 3D3 आएगा। 3D1 तो स्कैंडियम का हो जाएगा। ये अपना 3D 0 से 10 तक आएगा। ये अपने ट्रांजिशन मेटल के लिए, ट्रांजिशन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 0 से 1 और 0 से 1 4s2, ये वाला अपना ट्रांजिशन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछ रहा है
ये बोल रहा है विच कॉमन नेम IUPAC नेम, ये बोल रहा है कॉमन नेम IUPAC नेम, मतलब ये पूछ रहा है कि कॉमन नेम इन्होंने दे रखा है कि ये किस इसका IUPAC नाम क्या है। इज नॉट करेक्टली मैच, ये क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच, मतलब आपको कॉमन नेम दे रखा है IUPAC नाम भी कॉमन नेम दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है IUPAC नाम पूछ रहा है, और क्या नहीं पूछा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे वेलेरिल्डिहाइड आप या ये अपने NCERT में डायरेक्ट कॉमन नेम दे रखा है, जो भी जैसे कोई सा भी जो भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और खासकर अपन ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में जो भी चैप्टर शुरू हो रहा है उसमें ना सबसे पहला जो टॉपिक अपना नॉमेनक्लेचर का आता है, उसमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में जो अपने दो तीन तरह के जैसे है ना कॉमन नेम दे रखा है, उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर दे रखा है, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम शुरुआत में दे रखा, तो आपको वहाँ से याद रखना है। जैसे एक्रोलिन किसको बोलते हैं, जैसे वेलेरिल्डिहाइड, वेलेरिल्डिहाइड को पेंटेनल को बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड 4 मिथाइल एक्सपेंट 3 इन 2 ऑन, ये इसको बोलते हैं, सही बात, ये इसको बोलते हैं, सही बात है। एसिटाइल्डिहाइड इथेनॉल को बोलते हैं, आपको सही बात है। अब ये वाला सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, इसका एक्रोलिन, एक्रोलिन किसको बोलते हैं, एक्रोलिन प्रोपेन प्रोप 2 इन एल को बोलते हैं, ठीक है एक्रोलिन, तो इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHO, ठीक है, ये है अपना क्या एक्रोलिन। तो यहाँ पे प्रोपेन प्रोप के 1 इन एल दे रखा है, तो आपका क्या है प्रोपेन 2 इन आएगा, ठीक है 1 2, तो प्रोपेन ये आपका वेलेरिल्डिहाइड है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन नेम से पूछा गया, आपको ये भी अगले एग्जाम्स के लिए जो आपको अच्छे से याद रखना है कि आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है सुटेबल इंडिकेटर यूज्ड फॉर टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये किस क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कि बताओ सूटेबल इंडिकेटर, ये पूछ रहा है। और क्या क्या दे रखा है, फिनोपैथिलिन दे रखा है, फिनोपैथिलिन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू दे रखा है, थाइमोल ब्लू दे रखा है, मिथाइल ऑरेंज दे रखा है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो भी इन्होंने इंडिकेटर दे रखे उन्होंने अपन हर एक को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि अगले एग्जाम्स में रिपीट हो, और यहाँ से हो सकता है कि जो ये पूछा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस ना पूछ के आपको कुछ और भी पूछ ले, तो अपन को इसको क्वेश्चन को आपको नोट करते हुए चलना, अपनी आपकी जो कॉपी बना रखी है जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से, या जो आप शॉर्ट ट्रिक्स वाली जो कॉपी बनाते हो उसमें आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, हो सकता है कि मे बी ये अगले एग्जाम्स में रिपीट हो। तो इन्होंने क्या पूछा है, जैसे अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है फिनोपैथिलिन, फिनोल पैथिलिन, ठीक है, ये के कहाँ काम आता है आपको याद आना, ये है ना एसिड बेस टाइट्रेशन में काम लिया जाता है, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में इसको काम लिया जाता है, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनोपैथिलिन खुद क्या है, ये वीक एसिड है, और इसका पिंक कलर कौन सा होता है, पिंक होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये कहाँ काम आता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो टाइट्रेशन होती है ना, उसमें फिनोपैथिलिन का यूज लिया जाता है, ठीक है। ये आपको पहला ये वाला हो गया, पहला फिनोपैथिलिन का क्या यूज है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन में काम लिया जाता है, और फिनोपैथिलिन खुद क्या होता है, वीक एसिड होता है, इसका कलर क्या होता है, पिंक होता है, और कहाँ यूज किया जाता है इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो टाइट्रेशन अपन लेंगे उसमें इसका फिनोपैथिलिन का यूज किया जाएगा। उसके बाद ये आ रहा है थाइमोल, थाइमोल थाइमोल पैथिलिन। उसके बाद ये ब्रोमोमिथाइल ब्लू, जैसे सेकंड वाला है क्या, ये ब्रोमोमिथाइल ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमो मिथाइल नहीं है ये अपना क्या है ब्रोमोथाइमोल, थाइमोल, ठीक है। इसका क्या यूज किया जाए ब्रोमोथाइमोल, ये है ना, ये आपको क्या है, ये पीएच कैलकुलेशन के लिए क्या है, ये पीएच कैलकुलेशन के लिए क्या है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। ये पीएच कैलकुलेशन की क्या है, ये इंडिकेटर, पीएच कैलकुलेशन जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे ये इंडिकेटर का यूज किया जाता है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है।
ये क्या होता है, ये खुद क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। और इसकी क्या बोलते हैं, कलर, कलर आपको यहाँ पे ये बता ही दिया कि इसका ब्लू कलर होएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। और पीएच का आप कैसे पता लगाओगे, ब्रोमोथाइमल ब्लू में पीएच का आप कैसे लगाओगे, अगर आप इसको डालते हो, जैसे इसको ब्रोमो जो भी बूंद डालोगे, अगर येलो कलर आ जाता है तो आपका सॉल्यूशन क्या होएगा, एसिडिक सॉल्यूशन होएगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन। उसके बाद ब्लू कलर आ जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये आ रहा है अपना थाइमोल ब्लू, थाइमोल ब्लू। ठीक है, थाइमोल ब्लू के बारे में अपन डिस्कस करें। थाइमोल ब्लू, यहाँ अपन यहाँ आगे यहाँ ले लेते हैं, थाइमोल ब्लू। ठीक है, और ये दूर नहीं होना चाहिए था, ये अपने को पास पास में लिखना था। क्या ये अपना थाइमोल ब्लू, थाइमोल ब्लू। ये पेन से क्या सही नहीं लिखा जा रहा, ये कोशिश से ही कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स देन परफेक्ट, कोशिश कर रहे हैं अपन, तो 100% एकदम बहुत सही से लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थाइमोल ब्लू क्या होता है, ये अपना क्या होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन के लिए इसको यूज लिया जाता है। और इसका जो एंड पॉइंट होगा वो क्या आएगा, ब्लू एंड पॉइंट होएगा। ठीक है, एंड पॉइंट में रिजल्ट क्या आएगा, इसका ब्लू एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना। और जो इस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो इसने बात करी है, उसके लिए आपका मिथाइल ऑरेंज ऑप्शन सही होने वाला है। मिथाइल ऑरेंज जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन के लिए मिथाइल ऑरेंज का यूज किया जाता है। अपना फिनोपथेलिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए किया जाता है, और इसका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए किया जाता है थाइमल ब्लू का। और ये वाला पीएच इंडिकेटर के लिए, ब्रोमोथाइमल ब्लू पीएच इंडिकेटर के लिए किया जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रख लेना है, ये चारों इंडिकेटर आपको याद रख लेने, क्या क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपको कौन सा पूछ ले। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। ये क्या पूछ रहा है, मोस्ट स्टेबल स्पीसीज पूछ रहा है, मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है। सारे क्या दे रखे आप चेक करो, CBr3+ CH3+ CHBr2+ CH2 Br+। ये क्या सारे क्या आपने को दे रखे हैं, कार्बोकेटाइन। ठीक है, सारे अपनों को क्या दे रखे हैं, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए आप क्या करते हो, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आपके लिए क्या करते हो, साइज। जितना साइज बढ़ा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, साइज इसकी ज़्यादा इंक्रीज होएगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। तो यहाँ आप चेक कीजिए, CBr3 3 Br लगे हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए, CBr Br Br ये प्लस, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, सबसे कम होने वाली है। उसके बाद CH Br Br इसकी स्टेबिलिटी उससे कम होने वाली है। उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी कम होने वाली है, उसके बाद उससे किससे ज़्यादा होने वाली है, उसके बाद इसकी ज़्यादा होने वाली CH2 Br की। उसके बाद CH3 की। सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कौन होना अपना इसमें, यहाँ पे कौन होने वाला है, कार्बन, ये वाला CH3+। मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है अपना सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होने वाला है। ये अपनी कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टीज है। जो कार्बोकेटाइन आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो पहली लाइन से दे रखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द NMR सिग्नल ऑफ मेसिटिलीन। ये पूछ रहा है NMR सिग्नल ऑफ मेसिटिलीन। ठीक है, मेसिटिलीन की NMR सिग्नल तो आप तब निकाल पाओगे ना जब आपको स्ट्रक्चर आएगी। तो आपको क्या सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, आपको सॉल्यूशन में आप क्या देखोगे, मेसिटिलीन की, मेसिटिलीन की आपको क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आप मेसिटिलीन की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो मेसिटिलीन की स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, ये बेंजीन रिंग बनाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये क्या है, मेसिटिलीन की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या आप NMR सिग्नल के लिए क्या किसकी बात कर रहा है, NMR से प्रोटोन 1H NMR की बात कर रहा है, प्रोटोन NMR की बात कर रहा है।
तो प्रोटॉन एनएमआर के लिए यहाँ भी एच लगाओगे, यहाँ भी एच लगाओगे। उसके बाद आप देख लो एनवायरनमेंट कैसा है, और इस हाइड्रोजन के साथ इसके साथ कैसा एनवायरनमेंट है, इसके साथ कैसा एनवायरनमेंट है। सबका अगर सेम एनवायरनमेंट है तो सेम सिग्नल देगा। और इनका मिथाइल कार्बोकेटन मिथाइल का जो चेक कर लो, यहाँ पे इनका सबका एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है, ठीक है। तो जैसे इनका ये वाला, इसको ए ले लो आप, पेन चेंज कर दें, इसको आपने ए माना, इसका इन्वायरमेंट सेम है तो इसको भी ए मान लो, इसका भी इन्वायरमेंट सेम है तो इसको ये ले लो। इन सब का इन्वायरमेंट सेम है तो उसके बाद अगर अपन बात करें, जैसे इसका इन्वायरमेंट सेम है, इसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है, तो इसका इसके साथ मैच हो रहा है भी, इनका सबका इन्वायरमेंट सेम है, ठीक है। आप देखो फिर अपन ने जब यहाँ तक अपन ने सिग्नल कितने आने वाले हैं, तो एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर के सिग्नल तो आपके आ जाएंगे 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपन यहाँ तक अब आ ही गए तो नहीं, एडिशनल चीज़ें तो अपन क्या ऐड कर सकते हैं। एडिशनल में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ए वाला है और अपना क्या है कि येलो में अपन ने क्या लिखा है, बी वाला है, तो इनके अपन डेल की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है। रेड की जगह रेड लिखते हैं ना, अच्छा लगेगा। जैसे ये वाला है, अपने को क्या पूछा है, ये वाला जो ए है, ए की अपनी जो है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर प्रोटॉन आ रहा है, सिंगल प्रोटॉन है, किसी की ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, तो उसकी डेल की वैल्यू होने वाली है अपनी 6.78, ठीक है। 6.78 ये आपको याद रख लेना कि मिथाइल प्रोटॉन बेंजाइल प्रोटॉन जो है, बेंजाइल प्रोटॉन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर प्रोटॉन है, उसकी डेल वैल्यू क्या होने वाली, 6.78, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला है, जैसे मिथाइल के ऊपर, बेंजीन के ऊपर मिथाइल, उसकी जो उसका प्रोटॉन, उसकी क्या होगी, वो डीसिल्टेड डाउन फील्ड, आपने पढ़ा होगा इन्हें बारे में, डीसिल्टेड डाउन फील्ड, तो इसकी डाउन होके जो डेल की वैल्यू बच जाएगी 2.26 आ जाएगी। वो किसकी डीसिल्टेड डाउन, ये क्या है कि अपनी किसकी है, ये एल्काइल प्रोटॉन की, ठीक है। एल्काइल प्रोटॉन की डेल वैल्यू कितनी आ गई, 2.26। तो आपको ये ध्यान रखना, ये क्यों इतनी डाउन कैसे हो गई, तो आपको ये याद रखना है कि एनएमआर की जो है ये किसकी वजह से, जैसे अपन आपने वो पढ़ा होगा ना, मैग्नेटिक वाला प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी एनएमआर में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। तो जैसे डी सिल्डेट डाउन फील्ड, और डेल वैल्यू डी सिल्डेट में डाउन फील्ड, बहुत डाउन चली जाती है, डाउन हो गई, कितनी पहुंच गई अपने पास, 2.26 आ गए। तो ये आप एडिशनल चीज़ आप इसमें याद कर सकते हो। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो गया, ये 2 सिग्नल देगा, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये अपना मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इजी सा क्वेश्चन है। सॉरी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इथाइल बेंजीन सॉरी इथाइल बेंजीन जो है, इसकी बेस पीक बताने को बोल रहा है ये, ठीक है। सॉरी, इथाइल बेंजीन की क्या ये पूछ रहा है, बेस पीक की बात कर रहा है। इथाइल बेंजीन की बेस पीक की बात कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, बेंजीन जैसे ये हो गया अपना, तो बेंजीन के ऊपर क्या है, CH2CH3, इथाइल बेंजीन की ये पूछ रहा है बेस पीक। तो अब इथाइल बेंजीन की बेस पीक की पूछ रहा है, तो इसकी टोटल इसकी कितनी होगी, M/Z की वैल्यू कितनी होगी, 106। ये तो इसकी खुद की हो गई ना। तो इसके बाद अपन आप है ना प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करोगे M/Z 71 इलेक्ट्रोवोल्ट का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जैसे CH3 निकल जाएगा, -CH3 होएगा, तो आप इसमें क्या करोगे, ये CH2 बेंजल कार्बोकेटन हो जाएगा। इसमें क्या रीअरेंजमेंट भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला अपन ने देखा होगा, ये प्लस डॉट, इसमें क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला रिंग बाहर निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 7 मेंबर। ये अब ये अपना क्या है कि ये जो अपना बन जाएगा, ये जो कंपाउंड बना 7 मेंबर वाला, इसकी आपको जो इसकी जो पीक आएगी ना, वो आपकी क्या होएगी, बेस पीक होएगी। इसके आप कैलकुलेट करके देख लो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन का 12 × 7, ठीक है। आप ये कैलकुलेट कर लो, ये कितने हो गए, 12 × 7, 12 × 7 प्लस आप ऐड कर लो, इसमें कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 + 1 7, और इनको कैलकुलेट कर लो, तो M/Z कितना होएगा आपकी 77 आ जाएगा, ठीक है। 6 हाइड्रोजन और 72 और 6 78 से 76 नहीं आएगा, नहीं 76 नहीं आएगा, ये वाला आप दोबारा आप चेक कीजिए, 12 × 7 हो गए अपने,
12 इंटू 7, 84, और प्लस आप ऐड कीजिए, 84 प्लस हो गए, और इसमें ये हाइड्रोजन के कितने हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, 7, इसमें 7 और ये हो गई क्या, 8 और एक ये 9, तो अपना कितना हो रहा है टोटल हाइड्रोजन, यहाँ पे देख लो कितने हो रहे हैं सब जगह, ये 7 ही तो हो रहे हैं, 6 कार्बन, ये 7 कार्बन हो गए ना सबके ऊपर लगता है M/Z की, आप 20 पी का आपकी क्या आ जाएगी, 91। ठीक है, आपको ये 91 अपना फोर्थ ऑप्शन अपना सही होएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको बेंजीन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इजी क्वेश्चन, आपने सबने क्या करा होगा, इसको टिका के बेंजीन को स्टेबल बनाया होगा, बट ऐसा नहीं है। पहले आप मिथाइल ग्रुप को रिमूव करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि इसमें अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, उसके बाद अगर कोई स्टेबल बन रहा है, स्टेबल मतलब मास स्पेक्ट्रा अपन क्यों डिसाइड करते हैं, क्यों डिस्कस करते हैं, इसमें स्टेबिलिटी का चक्कर है। स्टेबिलिटी जब स्टेबल कंपाउंड जहाँ भी बनेगा उसकी आपको बेस पीक रखनी है, जो वही बेस पीक या बेस पीक आएगी। ठीक है, आपने सबने करा होगा M/Z, इसका बेंजीन रिंग का आ गया होगा 65, या CH2CH3 आपने इसको बढ़ा दिया होगा, इसका 26 आ जाएगा, और 106 उसका खुद का ओवरऑल था, ये तो ऑप्शन होना ही नहीं था। और ये वाला आपने सब मैक्सिमम यही पे इसी पे टिक करके आएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको ये वाला जो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है NCERT से। ये बोल रहा है आपको, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, अपन एडिटेशन ऑन कर लेते, पेन को लेते कलर। ये वाला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट, ये बोल रहा है कि ये वाला जैसे ना सोमेरियम 62 क्या क्या दे रखा है, अपन एक बार नोट कर लेते हैं, जिससे क्या है कि अपने को क्वेश्चन को समझाने में समझने में आसानी रहेगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लगे, आप जिसमें अपन को क्या है कि गलती होने के कम से कम चांसेस हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट कर लेना है कि क्या पूछ रहा है। सब आप इस पर गोला करो, आप फील्ड एफ ऑर्बिटल की बात कर रहा है, जैसे ये क्या रहेगा, प्रोमियम में प्रोमेथियम, प्रोमेथियम 61, उसके बाद समेरियम 62, उसके बाद यूरोपियम 63, उसके बाद गैडोलियम 64, उसके बाद टीबी रबियम 65। ये बोल रहा है कि हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट का किसके अंदर है। ठीक है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है इनकी ग्राउंड स्टेट में, तो ये बात कर रहे हैं। तो अपना अगर अपन बात करें, जैसे ना आपने पढ़ा होगा, एक तो यूरोपियम, ये वाला यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, AP का अभी 2024 का जो पेपर हुआ है, उसमें फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा कि यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपका ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आप सोचो, वहां से ये क्वेश्चन उठाएगा। AP उसमें AP में सिर्फ यूरोपियम का पूछा था, एक यूरोपियम का ऑप्शन हो गया। तो यूरोपियम वाला कौन सा ऑप्शन है, बी किस में आ रहा है, इसमें और इसमें, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। उसके बाद ये पूछ रहा है और कौन सा होएगा, आप चेक करो, समेरियम का कितना हो गया, 62 है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होने सर। उसके बाद अपन चेक करें, जैसे प्रोमेथियम, प्रोमेथियम का कितना हो रहा है, 61, 61 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो जाएगा 61। ठीक है, तो ये आपको बी और डी ऑप्शन, आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप डाउट सेक्शन में बेझिझक के जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस क्वेश्चन के इस जो ये क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो केमिस्ट 2024 का, इसका जो ओरिजिनल पेपर है अपन ने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ अपना डाउट कोई भी आप अपना डाउट है तो बेझिझक आप वहाँ पे भी अपना डाउट बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अपने डाउट ग्रुप भी बना रखा है, उसके ऊपर चैनल के अंदर जाके आप डाउट सेशन में जाओगे तो वहाँ पे आप कुछ भी आपके क्वेश्चंस वगैरह आप आपस में भी जो बहुत सारे ऐड हो रखे हैं उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो बेझिझक, और वहाँ पे आप डाउट सॉल्यूशन करके भेज दिया जाएगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूछ रहा है अरेंज द आयंस, अरेंज की क्या लेंथेनेट की बात कर रहा है। ये क्या दे रखे हैं, लेंथेनम क्या दे रखे हैं अपने को, लेंथेनाइड आयन क्या दे रखे हैं, C+3 लेंथेनम +3 प्रोमेथियम +3 और यूट्रेबियम
+3 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ये किसकी बात कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज की बात कर रहा है। तो आप अच्छे से जानते हो कि लेंथेनाइट जो सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज जो है उसको आप लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हो तो साइज क्या हो रहा है? पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या हो रहा है? साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें ऐड करते हुए चलो। अब थे लेंथेनम सीरीज को आप से ऐड करते हुए आपको याद तो होगा ही कैसे लेके ये एंड प्रेम ओ ये वाली आप लेंथेनाइट सीरीज आपको याद होएगी। नहीं अगर है तो आपको, अगर तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के साथ आपको याद करा दूंगा। और इसका अपन आने वाले टाइम में इनके क्वेश्चंस भी लेंगे। लेंथेनाइट चैप्टर को भी अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन छोटे छोटे टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। एक दिन अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा लेंगे, बाकी इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, अपन उसके बाद ऐसे के कॉन्सेप्ट ये अपन विद क्वेश्चंस और विद कॉन्सेप्ट के साथ भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लगातार चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत आए तो बेझिझक आप पूछिएगा। तो लेफ्ट टू राइट अपन जाएंगे तो साइज में क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रही है। अब इसमें अरेंज कीजिए, लेंथेनम की साइज सबसे कम, ये सबसे कम आ रहा है, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ये ट्रिबियम पूछ रहा है, वाई भी यहाँ पे कहा रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा था, तो सबसे ज़्यादा साइज इसकी होनी चाहिए, सबसे कम आ गई। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी हो रही है? वाई बी की हो रही है, और इसमें वाई बी ये वाला तो फर्स्ट ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद आप देखो, अगर ये बात प्रोमेथियम फिर सीरियम, आप देखिए इसमें मैच कीजिए तो ये वाला अपना ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन ये वाला अपना हो गया क्वेश्चन आंसर 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 आंसर। लेफ्ट टू राइट अपन जाएंगे, साइज क्या हो रहा है अपना? इंक्रीज हो रहा है। नहीं 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 नहीं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज होएगा। तो अपना लेंथ, ट्रिटियम की साइड सबसे कम होएगी। सॉरी 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 सॉरी, इसको आपको क्वेश्चन को अपन ने उल्टा कर लिया। तो इसको आपको क्या करना है, ये वाला इसका अपना ऑप्शन थर्ड सही नहीं होके लेंथेनाइट, इसको अपन दोबारा एक बार सॉल्व करते हैं, अपन ने गलत कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अपन उसमें जाते हैं तो अपना क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो ही रहा है। अपन ने ऑप्शन को गलती कर दिया। तो चार्ज अपॉन रेडियस क्या हो रहा है? चार्ज अपॉन रेडियस वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज और साइज क्या होगी? साइज भी इंक्रीज हो, तो आपका ये वाला जो है लेंथेनम की साइड सबसे जेड इफेक्टिव जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या होगी वहाँ पे? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन अपना सही होगा। तो इस ऑप्शन को आपको, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले से है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये एक बार पहले भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, ये आरपीएससी पीवाईक्यू तो ऑलरेडी किसी में आ रखा है। क्या अपना रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला बोल रहा है सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। एपी वाले जो एग्जाम था, एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन ए टू जेड पूछा था। उसके बाद जो अपन ने जो पिछला वाला पेपर जो डिस्कस किया था संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो अपना सेकंड ग्रेड का जो पेपर था केमिस्ट्री के, अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें ये क्वेश्चन ए डिजिट पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। सही सेकंड ग्रेड सही क्यों नहीं लिखा जा रहा? सॉरी, ये GRAD ग्रेड, सेकंड ग्रेड में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ये MOT का क्वेश्चन है आपका। और NCERT, सबसे बड़ी बात, NCERT के अंदर एक टेबल दे रखी है, पेज नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा, जैसे राइट साइड में जो पेज है उसके ऊपर एक टेबल बना के दे रखी है, उसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। वहाँ से MOT, एमओ डायग्राम MOT के जो भी है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओ के थ्रू बता रखे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना। वहाँ से MOT के इसमें C2 में कितने होंगे, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना। और अपन ने
पिछला जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर सॉल्व करा है उसमें अपन ने एनसीईआरटी का विथ प्रूफ भी ऐड करा हुआ है। एनसीईआरटी विथ प्रूफ, आपने उसमें एक प्रूफ भी ऐड करा था, तो आप वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पुराने जो भी अपन ने पहले पार्ट डिस्कस करें हैं उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो, तो उसमें आप जाके इसको चेक कर सकते हैं विथ प्रूफ्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है ग्रुप हैव, क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ n प्लस एल इज, ये बोल रहा है n प्लस एल की वैल्यू आइडेंटिकल की बात कर रहा है, आइडेंटिकल की बात कर रहा है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए 3D, पहले आप l की वैल्यू लिख लीजिए 0 1 2 3 4 S P D F G। अब चेक कीजिए 3 और D में कितना आ रहा है 2 5, और इसके बाद 3, ये तो अपन ने 3D की बात कर ली, उसके बाद 3P की बात करो, 3P P में कितना आ रहा है 1, तो ये क्या हो गया 4, उसके बाद 4S 4 प्लस 0 4, तो ये वाला तो ये दो आइडेंटिकल हो रहे हैं, ये वाला आइडेंटिकल नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन तो अपना कट गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना 2 नंबर ऑप्शन, ये बोला 3D और उसके बाद 4P उसके बाद 5S। तो 3D में आप चेक कीजिए 3 प्लस D में कितना हो गया 2 5, और 4 प्लस P की बात करें तो P में क्या होता है 1 इक्वल टू 5, उसके 5 प्लस S में 0 तो क्या हो गया 5। ये तीनों वैल्यूज आपकी कैसे हमको, तो ये वाली क्या हो जाएगा, ये वाला अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा आइडेंटिकल। सारी वैल्यू सेम आ गई ना, सेम जो वैल्यू आती है उसी को तो अपन आइडेंटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आज के अपन जो भी क्वेश्चंस बचे हुए, जो भी अपने जो केमिस्ट का जो पेपर है अपन ने, जिसके लगभग 80 या 79 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, तो आज अपन पूरा इस पार्ट में अपन क्या है कि लास्ट के जो बचे हुए क्वेश्चंस है, जो अपन 19-20 क्वेश्चन जो बचे हुए अपन 60 क्वेश्चन जो पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 2 3 4 में, आज अपन पार्ट 5 में जो 19-20 क्वेश्चन बचे हुए, तो आप इसको आज अपन इस पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे। और इसकी अपने को प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके पुराने जो भी पार्ट है आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को शेयर करें फ्रेंड के साथ फ्रेंड को बताना ना भूलें, ठीक है। और अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अपना जो अगला ये वाला क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विद एसीटोन एसिड फॉर्मेल्डिहाइड इन डिफरेंट मैनर, ये बोल रहा है कौन सा रिएजेंट जो है रिएक्ट विथ मतलब रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड एसिटेटेड और फॉर्मेल्डिहाइड, ये बोल रहा है डिफरेंट मैनर, निम्न में कौन सा अभिकर्मक एसीटोन एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। मतलब ये वाला जो कौन सा है जो भिन्न भिन्न अभिक्रिया करता है, जो इसकी आपको बात कर रहा है, तो इसका अपना ऑप्शन जो है अमोनिया हो जाएगा। जो NH3 जो है ये वाला डिफरेंट मैनर में इनके साथ सबके साथ रिएक्ट करता है। अमोनिया जो है एसिड NH2 अमोनिया जो है ये एसीटोन के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिटाल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। NH3 जो है इसको आपको अच्छे से ये ध्यान रखना लगना, ठीक है। मतलब बाकी तो जैसे CH2NH2 ये वाला तो करने से रहा, क्योंकि एसीटोन फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन एसिटाल्डेहाइड और मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जनरली क्या हो रही है, एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड और कीटोन आसानी से अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। बाकी ये वाले जो NH2OH ये रिएजेंट जो है रिएक्ट नहीं करते, अमोनिया जितना रिएक्ट करता है। तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से ही अमोनिया अपना ऑप्शन सही होने वाला है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सबसे बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है उन्होंने, वेस्पर थ्योरी का उन्होंने पूछा है, एटॉमिक अपना केमिकल बॉन्डिंग से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से पूछ रखा है। ये बोल रहा है सबसे अच्छा क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी, ये बोला अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वेस्पर के अकॉर्डिंग पूछ रहे थे, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर दे और रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये बोल रहा है साहब इनके ना रिपल्सन की बात कर रहा है कि रिपल्सिव इंटरेक्शन आप बताओ सबसे ज्यादा किस में होने वाला है, उसके बाद किस में होने वाला है, उसके बाद किस में होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन आपका लोन पेयर में होगा, क्योंकि लोन पेयर जैसे अपन कोई सी भी स्ट्रक्चर बनाए, जैसे अपन बना लेते हैं
TBP वाली बना लेते हैं, ठीक है। ये जैसे BF3 नहीं CLF3 बना लेते हैं, ठीक है। ये जी CLF3 में क्या है कि दो लोन पेयर भी आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच में हो रहा है, लोन पेयर LP, ठीक है। तो यहाँ वाला LP और ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। तो लोन पेयर के बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होने वाला है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दिस ऑप्शन इज, उसके बाद इफ से थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो आपको ये लोन पेयर के बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर ये आपको ऑर्डर याद रख लेना। ये इसकी बात कौन करता है, रिपल्सन की बात कौन करता है, वेस्पर करता है, ठीक है। वेस्पर थ्योरी किसकी बात करता है, रिपल्सन की बात क्या है करता है, ठीक। चलो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल। अपन ने पिछले जो पार्ट में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, बहुत अच्छे से अपन ने इनको सॉल्यूशन करा था कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अपन ने न्यूक्लियोफाइल लिए थे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सारे अपन ने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं। और इसी पेपर में इन्होंने क्या न्यूक्लियोफाइल के साथ और क्या पूछ लिया, इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल की भी बात कर ली। तो आज अपन इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल में याद रखना है, जैसे अपन यहाँ लिखते हुए चलते हैं। पहला पॉइंट 1 नंबर, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती जो क्या, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है। जैसे H+, Cl+, Br+, I+, CH3+, ये क्या सारे इलेक्ट्रोफाइल है। और सेकंड अपन पॉइंट की बात करें तो स्पेशल स्पीसीज कौन सी वाली, स्पीसीज विच हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल। अपन ने न्यूक्लियोफाइल में बात करी थी, उसमें कौन से थे, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ओके। और उसके बाद जैसे वैकेंट p ऑर्बिटल वाले अपन एग्जांपल ले लेते हैं। कौन से एग्जांपल्स जो वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे BF3 हो गया, BCl3, BBr3, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन एटसेट्रा। में क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और अगला जैसे अपन वैकेंट p ऑर्बिटल, अपन इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल वाले एग्जांपल भी ले लेते हैं, जिसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होता है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। वैकेंट d ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ZnCl2, FeCl3, FeCl2 और TiCl4। ये सारे जो अपन लिए, ये सारे क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। आप इसमें मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन अपना सही हो रहा है। तो अपना जैसे AlCl3SO2 डाइक्लोरोकार्बिन वाला ये अपना थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे यहाँ भी क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन है, यहाँ पे भी कार्बिन है। उसके बाद जैसे और ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और ROR ये वाला नहीं है, ये वाला क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। NO+ तो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। चलो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर से पूछ रखा है। जो अपने को क्या बोले स्ट्रक्चर दे रखी है, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या बात कर रहा है, IUPAC नेम की बात करें, इसका आप IUPAC नाम बताइए। तो अपन इसकी स्ट्रक्चर अपन इसकी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बोल रहा है आप नंबरिंग कहाँ से दोगे, आप इसमें नंबरिंग कहाँ से दोगे, यहाँ से दोगे या यहाँ से दोगे, आप कन्फ्यूजन में आ गए। तो यहाँ पे कितने सब स्टूडेंट लगे हुए हैं, 1 2, और यहाँ पे कितने सब स्टूडेंट लगे हुए हैं, 1। तो यहाँ से आप जहाँ पे सब स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आप नंबरिंग करोगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, देन आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नंबरिंग होने के बाद आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नंबरिंग होगी इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करोगे। तो ये एम आ गया, मिथाइल पे एम, और ये इथाइल। आपको पता बाई टाइटेटा आप नंबरिकल जो नाम लिखते हो उसमें आप यूज़ नहीं करते हो। तो आपको क्या करना है, 1 2 3, 3 पे क्या आ गया, इथाइल। उसके बाद क्या हो गया, 1 1 1 डाई
मिथाइल, उसके बाद डाई मिथाइल, और ये क्या कितनी कौन सी रिंग है ये, कैसी रिंग है ये, साइक्लो, और कितने कार्बन हो गए, साइक्लो हेक्सेन, 6 कार्बनों को क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ये वाला आप ऑप्शन मैच कीजिए और ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अगला अपना क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन से पूछा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन से ये बोल रहा है अपना, जो हाइब्रिडाइजेशन किस में अपन पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो ये क्या अपना किसका क्वेश्चन है, ये केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच द hybridization of central atom is different but molecular shape is same। ये बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंट हो सकता है और सिर्फ शेप की जो बात कर रहे हैं वो क्या होएगी, सेम होएगी। शेप में क्या होता है, अपन क्या देखते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर। और ज्योमेट्री में अपन क्या देखते हैं, शेप या स्ट्रक्चर, कुछ भी, दोनों में कुछ भी। ज्योमेट्री में अपन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें सबको एक एक करके चेक करते हुए चलिए। और जैसे अपन बात करें XeF4, XeF4 इसमें हो गया 8 + 4 डिवाइड बाई 2 sp3d2, और कितना हो गया 12, ये 6 हो गया। तो 6 तो आपके आगे, जैसे 6 - 4 यानी कि 2, 2 तो आपके आगे लॉन पेयर, और 4 आपके क्या आ गए, बॉन्ड पेयर। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें अपन, तो अब अगला अपने पास रहा है SF4, सल्फ SF4 की बात कीजिए। तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर आ गए, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या, ऑक्टाहेड्रल की जगह आपकी स्ट्रक्चर शेप क्या हो जाएगी, वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी आपकी, TBP हो जाएगी ना आपकी। जैसे 2 लॉन पर 4 बॉन्ड पे तो TBP हो जाएगी ना आपकी। तो इसकी तो शेप सेम हुआ है। उसके बाद SF4 पे चेक करते हैं, SF4 की आपकी शेप क्या आ रही है। तो सल्फर का हो गया 6 6 6 + 4 बट 2 यानी कि 5, 5 में क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d इसमें से बात करें तो 5 4 हो गए आपके, 4 - 5 - 1 यानी कि 4, 4 तो आपके हो गए बॉन्ड पेयर, और 1 क्या हो गया आपका लॉन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। तो अब की आप स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका SF4 sp3d। इसमें वो TBP की जगह आपका एक TBP वाली स्ट्रक्चर आप बनाओगे, उसमें आप एक लॉन पेयर, तो अपनी आपकी क्या बन जाएगी, TBP में आप एक लॉन पेयर बढ़ाओगे तो TBP के हिसाब से एक कम हो जाएगा, तो आपकी क्या C100 बन जाएगी, ठीक है। ये तो इसकी तो आपकी सेम हुई नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कट गया, आपको सेम। उसके बाद अपना जैसे अपन ऑप्शन चेक करते हैं, दैट इज थर्ड। तो थर्ड की बात करें, जैसे BeCl2, तो तो बेरिलियम का कितना हो गया, 2 2 + 2 यानी कि 4 4/2 2 यानी कि SP में आपका क्या आ जाएगा, लीनियर। उसके बाद XeF2 इसमें हो जाएगा, जिनोन में हो गया 8 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, 5 में हो जाएगा sp3d। तो D इस टी की क्या होने वाली, TBP। तो इसमें आप चेक कीजिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर आपके 2 है और लॉन पेयर आपके कितने हो गए, 3। तो आप इसी स्ट्रक्चर बनाओ, ये आपके 3 लॉन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो ये स्ट्रक्चर, इसकी ये शेप या क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्या बन गई, लीनियर। तो ये जो अपना वाला ऑप्शन है, ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अब ऐसे करके आप सारे ऑप्शंस आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हो। अभी भी आपके पास, आपको एग्जाम के अगर किसी भी, अगर आप APSC की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर आप तैयारी कर रहे हो, अधीनस्थ बोर्ड की जो केमिस्ट्री से रिलेटेड आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास अभी टाइम भी हो, तो या आप सारे ऑप्शन आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस से ही आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेगेटिव जो होते हैं वो कम होते हैं। तो आपको यहाँ लगातार यूट्यूब अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पॉज कीजिए और सबकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आप आगे बढ़िए कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसके बाद आप चेक कीजिए कौन से आंसर्स को। फिर भी अगर ऐसे करके आप बढ़ोगे तो आपको, आप ही को फ़ायदा होने वाला है। और ऐसे करके आपकी जो गलतियाँ एग्जाम में जो होने वाली जो गलतियाँ हैं वो आपकी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
इस अगला क्वेश्चन अपना ये है, क्या पूछ रहा है ये, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका क्वेश्चन है, इंफ्रारेड, यानी कि आप किसकी किसकी बात कर रहा है, IR। ये जो आज ये जो अपन ने केमिस्ट वाला जो भी पेपर अपन ने सोल्व करा है ना, केमिस्ट 2024 का, जो भी अपन ने जो भी इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं केमिस्ट्री की, सारे क्वेश्चन 100% जो इसका जो सिलेबस है ना, 100% क्वेश्चन आपके RPC फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसका जो सेम टू सेम सिलेबस के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है उसमें इस सारा का सारा ये भी सिलेबस और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जो पूछे हुए, तो आपके फर्स्ट ग्रेड में 100% में अगर आप कम से कम नहीं करते, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रिपीट होने वाले हैं। और इसमें से जो अभी इसके बाद जस्ट एक एग्जाम हुआ था संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें ना कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इस पेपर के जो बाद हुआ था संस्कृत, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको ये पेपर आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो आने वाला एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आ रहा है उसमें हो सकता है कि आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो। क्वेश्चंस अगर मे बी अगर नहीं रिपीट हो तो इनके कॉन्सेप्ट आपको 100% मैं दावा करता हूँ कि 100% आप इनके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके रिपीट होंगे। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन आइए स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, तो आपको इसको जैसे ही पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ म्यूट सी डबल बॉन्ड हो स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल रहा है म्यू सी डबल बॉन्ड हो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, म्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो आपको पता है सी जो है फॉर्मेट CS3 है, इसका क्या लग जाएगा प्लस आई, और ये CH2 इसका क्या हो रहा है, ये इधर डबल बॉन्ड जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या लग रहा है प्लस आई भी लग रहा है इसका, और ये प्लस आर भी लग रहा है। तो म्यू सी डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा होएगी जो स्टेबिलिटी की, और सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी म्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है जैसे इसमें प्लस आई एक सिंगल स्टेबिलिटी सिंगल फैक्टर यहाँ पे वो कर रहा है अफेक्ट, तो इस वजह से ना अपन इसकी बात करें तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होएगी, जो बॉन्ड क्या होएगा जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होएगा जहाँ पे भी, तो उसकी क्या रिक्वायर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो होगा का एनर्जी उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बॉन्ड जो एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो आपको क्या ज़्यादा देनी पड़ेगी, और एनर्जी टू स्ट्रेच रिजल्ट लोअर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें इनमें आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक करोगे, जितना ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होएगा उसको क्या आपको है ना क्या बोलते स्ट्रेचिंग मतलब एनर्जी को स्ट्रेच करने के लिए, एनर्जी उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी क्या है कि ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को वीक स्ट्रेच करने के लिए तोड़ने के लिए आपको क्या एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो म्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, म्यू स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का अगर आपको कहीं कंपैरिजन करवा रहा है आपको, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक करना है, जिसकी जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होएगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बॉन्ड जो तोड़ने के लिए एनर्जी क्या है कि वो जहाँ पे ज़्यादा लगेगी तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो कम हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले में सिंगल इफेक्ट कर रहा है तो सिंगल यहाँ पे ये वाला यहाँ पे प्लस रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग रहे हैं, तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेच एनर्जी चाहिए होगी, तो इसकी ऑब्वियस सी बात स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे कम आपकी थर्ड की हो जाएगी, उसके बाद ये सेकंड हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, तो अपना थर्ड ऑप्शन सही है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ दिस इज नंबर ऑफ ये क्वेश्चन इज the number of electron proton and neutron in species is are equal to 23 26 respectively। ये बोल रहा है किसी स्पीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः 23 26 है स्पीशीज का उपयुक्त प्रतीक है। ये बोल रहा है ये इलेक्ट्रॉन 26 प्रोटॉन भी 26 और न्यूट्रॉन भी 26, ये क्या पूछ रहा है आप इसको चेक कीजिए। क्या इलेक्ट्रॉन कितना बोल रहा है 23, और प्रोटॉन कितनी की बात कर रहा है 26, न्यूट्रॉन की कितनी बात कर रहा है 26। तो प्रोटॉन 26, तो आयरन में कितना होता है, तो आयरन तो आना ही आना है, आयरन तो आना ही आना है 26।
तो आपको अब इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए 23, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो अगर इसके ऊपर आप +3 लगा दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे 23, तो आपका Fe क्या हो जाएगा +3, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थाइमोल इज यूज, ये आपके मे बी सिलेबस में है कि नहीं है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मे बी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा थाइमोल का जो यूज़ है इज़ यूज फॉर, तो आपको याद रखना है थाइमोल का यूज फ्यूमिगेशन में यूज़ होएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको याद रखना है फ्यूमिगेशन, थाइमोल इज यूज फॉर फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलिका जेल इज यूज फॉर, तो ये भी आपको याद रखना है, सिलिका जेल का आपको क्या करना है यूज, ये रिड्यूसिंग ह्यूमिडिटी में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इतनी ही हो, और अपन ने पार्ट 1 to 5 में अपन ने जो केमिस्ट का जो पेपर था 2024 का, उसके अपन ने केमिस्ट के लगभग 79 क्वेश्चन अपन ने पांच पार्ट में अपन ने 79 क्वेश्चन अपन ने केमिस्ट्री की डिस्कस करे हैं, केमिस्ट्री के 79 क्वेश्चन डिस्कस करें और बहुत अच्छे से अपन ने सॉल्यूशन करे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरे मतलब मैंने जो भी समझा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और फिर भी अगर आपको लगे कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो आप बेझिझक, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसमें चैट बॉक्स में आप तो बाकायदा बिना टेंशन के आप मैसेज कीजिएगा, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आप भी नई चीज़ें शेयर करोगे तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अपन ऐसे ही मिलते हैं अगले नया कोई पेपर, नया अच्छा सा केमिस्ट्री का पेपर लेके अगले वीडियोज़ में मिलते हैं अपन। तब तक बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल कीमोलॉजी इंडिया के साथ। थैंक यू।